Hi guys, this is Ritu Tamrit. I have started recently my channel on English literature, and in my videos I am giving full explanation of prose and poems of English, both English and in Hindi. Actually, I am giving explanation in both languages so that you guys could properly understand each and everything of regarding my explanation. So if you like my ways of explanation, please like and subscribe my videos. So let's start. So today's chapter is Angel in Disguise, and you can see in your screen the chapter is in front of us, the Angel in Disguise. So first of all, let me make you understand the meaning of angel in disguise. So it's my way of teaching, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको उसका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी होता है, राइट? मीनिंग क्या जानना ज़रूरी होता है कि एन एंजल इन डिस्गाइज, इसका क्या मतलब है? एंजल का क्या मतलब होता है? एंजल का मतलब होता है, हम लोग देखे होंगे कि कोई इंसान सा चेहरा होता है उसका, लेकिन ही और शी हैज़ गॉट विंग्स, सो हम लोग बोलते हैं कि डिवाइन मैसेंजर, ही मस्ट हैव कम फ्रॉम द हाउस ऑफ गॉड, मस्ट हैव कम फ्रॉम द अबोर्ड ऑफ गॉड, और वो जो है वो हमको कुछ बताने के लिए आता है, कुछ सिखाने के लिए आता है. सो क्या मतलब है? पहला लाइन है, आइडलनेस, वाइस एंड इनटेम्परेस हैड डन देयर मिजरेबल वर्क and the dead mother lay cold and still amid her wretched children. The very first line says something about the dead mother. एक औरत है वो मरी हुई पड़ी हुई है. क्या क्या चीज़ें थी जिन्होंने सब मिलकर उस मदर को मार दिया? आइडलनेस का मतलब होता है सुस्ती, जो लेजीनेस जिसको बोलते हैं. वाइस का मतलब होता है रॉन्ग डूइंग, और इनटेम्परेस का मतलब होता है इफ़ यू आर इन द स्टेट ऑफ ड्रंकनेस, इफ़ यू आर ड्रंक, then that state of yours is called intemperance. So इन तीन चीज़ों ने मिलकर एक बहुत ही खराब काम किया जिसको मिजरेबल वर्क बोलते हैं, और उसको उन्होंने उस मदर को मार दिया जो पूरी तरह से कोल्ड, ठंडी और एकदम स्टिल होकर पड़ी हुई है अपने रेचेड चिल्ड्रन के अगल बगल. माने उसकी जो बॉडी है वो पड़ी हुई है और उसके बच्चे उसके चारों तरफ अगल बगल में खड़े हुए हैं, एकदम रेचेड कंडीशन में. रेचेड कंडीशन मतलब एकदम मिजरेबल, एकदम फटे चिटे कपड़े में, भूखे, और उसके वो चारों तरफ खड़े हुए हैं. सी हैड फॉलन अपॉन द थ्रेशोल्ड ऑफ हर ओन डोर इन अ ड्रंकन फिट. वेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? वो अपने घर की चौखट पर गिरी हुई है और ड्रंकन फिट, एक नशे के धुत अवस्था में वो अपने घर के सामने में, अपने घर के थ्रेशोल्ड में पड़ी हुई है. एंड डाइड इन द प्रेजेंस ऑफ हर फ्राइटेंड लिटिल वंस. और कैसे मरी है वो? अपने जब वो मरी उनके प्रेजेंस में वो मरी. शायद वो पहले थ्रेशोल्ड के ऊपर गिरी और उसके बाद वो मर गई, और अपने उसके जो बच्चे हैं जो एकदम डरे हुए अवस्था में हैं, दे आर स्केर्ड, फ्राइटेंड मतलब दे आर स्केर्ड, और वो भयभीत बच्चों के बीच में वो गिरकर मर गई. डेथ टचेज द स्प्रिंग ऑफ आवर कॉमन ह्यूमैनिटी. यहाँ इसका क्या मतलब होता है? ये एक एक्सप्रेशन है. डेथ स्प्रिंग ऑफ आवर कॉमन ह्यूमैनिटी का मतलब होता है कि हम लोग जो भी हैं, हम लोग जस्ट अ मिनट. इसका क्या मतलब होता है कि ये एक एक्सप्रेशन है. स्प्रिंग ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी मीन्स जितने भी हम लोग जो होते हैं वो हम लोग एकदम फ्लावर्स की तरह होते हैं जो खिलते हैं. कहाँ पे खिलते हैं? स्प्रिंग सीजन में खिलते हैं. लेकिन हम जो स्प्रिंग सीजन में खिलते हैं, सब जैसे कि फ्लावर्स का भी एक दिन आता है जब वो खत्म हो जाता है, मर जाता है. तो ये जो एक्सप्रेशन है उसका क्या मतलब है? डेथ टचेज द स्प्रिंग ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी, मतलब दिस इज एन एक्सप्रेशन, एंड व्हाट इट मीन्स, death is bound upon humanity. There is not a single human in the world who is beyond death. Death सबको एक दिन आनी है, कोई भी death से छूट नहीं सकता है. This woman had been despised, scoffed at and angrily denounced by nearly every man and woman. ये जो woman थी इसको डिस्पाइज किया गया था पहले, मतलब इसको क्या किया गया था? इसको हेट किया गया था.
इसको शी वॉज बींग हेटेड, शी वॉज बींग लोथ्ड, इसको डिस्पाइज किया जाता था, इसके ऊपर ताने कसे जाते थे और लोग इसको गुस्से में डिनाउंस करते थे, मतलब क्रिटिसाइज करते थे, इसके ऊपर अटैक किया करते थे। हर वुमन, हर मैन, हर वुमन और चाइल्ड जो विलेज में थे सभी इसको इस तरह से व्यवहार करते थे। बट नाउ एज द फैक्ट ऑफ हर डेथ वॉज पास्ड फ्रॉम लिप टू लिप, अब जैसे ही उसकी मौत की खबर आई, हम क्या करते हैं, जब तक लोग जिंदा होते हैं तो हम लोग भी क्रिटिसाइज देम, बहुत खराब आदमी है, ऐसा है वैसा है, यू नो दिस दैट। बट सडनली अगर उसका डिमाइस हो जाता है तो हम क्या करते हैं, अरे वो तो मर गया, अच्छा खराब तो आदमी था लेकिन जो भी हो वो चला गया है। सो यू नो people, this is a very natural habit of us that we stop criticizing the person who is dead now. We don't want to criticize because he has gone. अब तो वो कुछ किसी का बिगाड़ नहीं सकता है, तो ये हमारा नेचुरल है। तो वैसे ही क्या हुआ कि जो जैसे ही उसका जो डेथ का खबर है was passed from lip to lip, मतलब लिप टू लिप का क्या मतलब हुआ, हर एक की होठों पे था, हर एक की जबान पे था कि ना शी इज नो मोर, शी हैज डाइड। तो इन द सबड्यूड टोन्स पिटी टुक द प्लेस ऑफ एंगर एंड सॉरो डिनंसिएशन, और जैसे ही जैसे ही वो मरी सबका टोन ही बदल गया। सबड्यूड मतलब दबे हुए टोन में, डिफिटेड एकदम दबे हुए टोन में सबका क्या हुआ कि जो पिटी टुक द प्लेस ऑफ एंगर, मतलब जो गुस्सा होते थे वो उसके ऊपर, अब गुस्सा का जगह पिटी ने ले लिया है। अब जो उनका जो गुस्सा होता था पहले उसकी जगह अब पिटी ने ले लिया, मतलब अब उनको दया आने लगी उसके ऊपर, अरे वो तो मर गई। सॉरो डेनंसिएशन का क्या मतलब होता है, हम वही मैंने बताया ऊपर में आपको, जो अटैक होता था उसके ऊपर, क्रिटिसाइज होता था, वो उसकी जगह किसने ली, सॉरो ने, दुख ने। अब कोई इसका क्रिटिसाइज नहीं कर रहा और सबको बहुत दुख होने लगा। नेबर्स वेंट हेस्टिली टू द ओल्ड टम्बल डाउन हाउस, अब उसके जो नेबर्स थे वो जल्दी जल्दी उसके, टम्बल डाउन मतलब एकदम डिलापिडेटेड, यू नो, आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू सम synonyms as well while you know giving you explanations, because synonyms are going to be very handy, it's going to be very beneficial in your future, like you know, because you have got your reference to context in your examination, you know, you'll be given some references and you'll be given some questions related to that reference, and you will be asked to give the answers of those questions related to that reference। तो वहाँ पे आपको बहुत सारा क्या है कि आपको सिनोनिम्स की जरूरत पड़ेगी, एंड यू मस्ट यूज, जैसे यहाँ टम्बल डाउन लिखा है तो यू शुड नॉट यूज द रिपीट द वर्ड, यू नो द सेम वर्ड्स अगेन एंड अगेन, सो यू मस्ट गिव द मीनिंग ऑफ टम्बल डाउन इन योर आंसर। टम्बल डाउन का मतलब डिलापिडेटेड, जो एकदम रैमशेकल्ड हो गया है। एक और मतलब दे रही हूँ रैमशेकल्ड, और एक और मतलब दे रही हूँ कि डिलापिडेटेड, मतलब क्या हुआ उसका, जो एकदम जर्जर अवस्था में हो। इन विच शी हैड सिक्योर्ड, ये क्या बीच में आ जा रहा है, इन विच शी हैड सिक्योर्ड लिटिल मोर देन अ प्लेस ऑफ शेल्टर फ्रॉम समर हीट्स, ऐसा घर जहां पर उसके पास लिटिल मोर देन अ प्लेस ऑफ शेल्टर फ्रॉम समर हीट्स। यहां थोड़ा समझिएगा क्या मतलब हुआ कि उसके घर में सिर्फ इतनी सी ही थोड़ी जगह थी, जिसमें कि इतनी सी जगह तो थी जहां पर वो अपने आप को शेल्टर देती थी समर के हीट से, अपने आप को और बच्चों को समर के हीट से, गर्म से मौसम के जो गर्म का जो मौसम होता है उसमें, उससे अपने आप को शेल्टर दे सके, विंटर के कोल्ड से अपने आप को बचा सके, और इसके अलावा थोड़ी सी और जगह थी उसके घर में। अब आप समझ सकते हैं कि उसका घर कितना छोटा था। सम विथ ग्रेव क्लोथ्स फॉर अ डिसेंट इंटरमेंट ऑफ द बॉडी, फॉर अ डिसेंट इंटरमेंट ऑफ द बॉडी, और कुछ ऐसे कपड़े थे वहां पे, कुछ ऐसे कपड़े थे जो कि अब कुछ ऐसे ग्रेव टाइप के कपड़े थे, कुछ ऐसे सीरियस टाइप के कपड़े थे, एकदम ऐसे कपड़े थे जो अब वो जो इंटरमेंट ऑफ द बॉडी है, जो इंटरमेंट का क्या मतलब होता है कि जो अब ऐसी बॉडी जिसको कि अब बरी कर दिया जाएगा, अब जिसको कि जमीन के अंदर दफना दिया जाएगा और उस बॉडी को वो कपड़ा पहना दिया जा सके, ऐसे कुछ कपड़े वहां पर रखे हुए थे।
इतने भयानक से होंगे, फटे हुए होंगे, इस तरह के कुछ कपड़े रखे हुए थे. एंड सम विथ फूड फॉर हाफ स्टार्विंग चिल्ड्रन. और कुछ ऐसा जगह था वहां पे, माने कुछ कपड़ों में, सम विथ माने कुछ, सम प्लेस, सम का मतलब वो सम प्लेस जहाँ की कुछ कपड़े ऐसे रखे हुए थे, कुछ ऐसी जगह थी जहाँ की कुछ फूड, कुछ खाना रखा हुआ था फॉर द हाफ स्टार्विंग चिल्ड्रन. हाफ स्टार्विंग चिल्ड्रन मीन्स ऐसे बच्चे जो कि भूख से तड़प रहे थे, माने मरे नहीं थे. स्टार्विंग चिल्ड्रन मतलब जो भूख से मरी जाते हैं, बस बस वो मरे नहीं थे, बस जिंदा थे, इसलिए उनको हाफ स्टार्विंग बोला जा रहा है. 3 इन नंबर. वो बच्चे कितने थे? इन 3 इन नंबर. तो 3, उनका 3 बच्चे थे. ऑफ कोर्स of these John the oldest, a boy of 12, was a stout lad. अब उनमें से जो पहला बच्चा था, जॉन जिसका नाम था, वो उसका ईयर होगा 12 इयर्स का था वो, और स्टाउट लैड था. स्टाउट और स्ट्रॉन्ग, लैड मतलब लड़का, स्ट्रॉन्ग लड़का था, थोड़ा अच्छा खासा उसका शरीर था. एबल टू अर्न हिज लिविंग विद एनी फार्मर. वो इतना उसके अंदर कम से कम कैपेसिटी थी कि यस, वो अपना किसी फार्मर के अंडर में रह के वो अपना लिविंग को अर्न कर सकता था. इतना उसकी कैपेसिटी, उसको देख के लगता था कि हाँ, वो किसी फार्मर के अंडर में काम करेगा तो वो अपना लिविंग कमा सकता है. केट बिटवीन 10 एंड 11, 10 और 11 के बीच में एक केट बोल के जो लड़की थी, एक्टिव लड़की थी, ब्राइट थी देखने में. आउट ऑफ होम समथिंग क्लेवर माइट बी मेड इफ इन गुड हैंड्स. और वो देखने से इतनी ब्राइट लग रही थी, इतनी एक्टिव लग रही थी कि उससे कुछ भी अच्छा करवाया जा सकता था. कुछ समथिंग क्लेवर मतलब कुछ चालाकी वाले चीज, मैंने उससे कुछ काम निकलवाया जा सकता था अगर वो किसी अच्छे हाथ में उसको दे दिया जाए. मैंने उससे कुछ काम, अच्छा काम वो कर सकती थी. बट पुअर लिटिल मैगी द यंगेस्ट वॉज होपलेसली डिजीज्ड. लेकिन जो सबसे छोटी लड़की थी या लड़का था, पता नहीं लड़की थी या लड़का था, दिखा नहीं है इसमें, वो होपलेसली डिजीज्ड थी. वो मतलब वो उसको कोई बीमारी थी जो कि होपलेस था. वो बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती है. 2 years बिफोर क्या हुआ था उसको? 2 years बिफोर अ फॉल फ्रॉम अ विंडो हैड इंजर्ड हर स्पाइन. उसका वो विंडो से कहीं से गिर गई थी और उसका स्पाइन इंजर्ड हो गया था. मैंने पीछे में जो रहता है ना हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड, वो इंजर्ड हो गया था. एंड शी हैड नॉट बीन, सी लड़की थी, शी हैड नॉट बीन एबल टू लीव हर बेड सिंस. और उस समय से वो अपना बेड को छोड़ ही नहीं सकी. स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी आ गई तो शी was bedridden and she was unable to move and she was lying down all the time except when lifted in the arms of her mother. जब उसकी माँ उसको उठाती थी तभी वो उठ सकती थी, otherwise she cannot move herself. What is to be done with the children? अब कोई बोला, अब जो देखने के लिए आया था उनमें से कोई एक आदमी बोला कि क्या किया जाए इन बच्चों के साथ. That was the chief question. अब सबके, अब नेबर्स लोग हैं जो भी है, बच्चे छोटे छोटे, they can't leave them to their own fates, like they cannot leave them alone. तो सब आपस में बात करने लगे कि मम्मी तो मर गई इसकी, अब क्या किया जाए इनके साथ. तो द डेड मदर वुड गो अंडरग्राउंड. वो डेड मदर तो चली जाएगी, अब उसका कोई है ही नहीं, अब कुछ काम ही नहीं है. बी फॉरएवर बियॉन्ड ऑल केयर और कंसर्न ऑफ द विलेजेस. अब उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो विलेजेस के कंसर्न और केयर से पूरी तरह से दूर चली जाएगी. उसको हम लोग के कंसर्न केयर का कोई लेना ही देना नहीं है उसको, वो तो चली जाएगी. बट द चिल्ड्रन मस्ट बी लेफ्ट, बट द चिल्ड्रन मस्ट बी लेफ्ट टू स्टार्व, मस्ट नॉट बी लेफ्ट टू स्टार्व. लेकिन बच्चे जो हैं उनको तो हम लोग भूखे नहीं छोड़ सकते हैं मरने के लिए. आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर एंड टॉकिंग इट ओवर विथ हिज वाइफ, फार्मर जोन्स said that he would take John and do well by him. अब बोल रहा है कि वो ये सारा मैटर को कंसीडर करने के बाद एक जॉन बोल के फार्मर था, वो अपनी वाइफ से बात किया और बोला कि ठीक है भाई, जॉन को जो है वो मैं ले जाता हूँ और अपने साथ उसको, उसका कुछ अच्छा मैं कर दूंगा. नाउ दैट इज नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग. थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको. तो नाउ दैट मदर वॉज आउट ऑफ द वे, अब तो इसकी मदर तो है नहीं, तो मिसेस एलिस हु हैड बीन लुकिंग आउट फॉर अ बाउंड गर्ल,
अब इसकी मदर तो है नहीं, तो मिसेस एलिस जो है वो एक लड़की को खोज रही थी, एक बाउंड लड़की को। बाउंड लड़की मैंने जो उसके घर में बंधक बन के रहे, मतलब वही जो बच्चों का चाइल्ड लेबर होता है उसको अपने घर पे रखेगी, काम करवाएगी। कंक्लूडेड दैट इट वुड बी चैरिटेबल इन हर टू मेक चॉइस ऑफ कैटी। चैरिटेबल होगा मतलब उसके लिए अच्छा होगा, चैरिटेबल मतलब किसी के लिए कुछ करना, किसी के लिए कुछ अच्छा काम कर देना, तो ये उसके लिए चैरिटेबल होगा कि वो केटी को चुन ले। इवन दो शी वॉज टू यंग टू बी मच यूज ऑफ सेवरल ईयर्स, हालांकि केटी अभी बहुत छोटी है, केटी अभी बहुत छोटी है, वो अभी कुछ भी काम नहीं कर सकती है सेवरल ईयर्स तक। जब उसके बाद वो जब बड़ी हो जाएगी, केटी लड़का है कि लड़की है, लड़की है शायद, तो जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसके बाद उससे वो काम ले सकती है। तो आई कुड डू मच बेटर आई नो, सेड मिसेस एलिस। एलिस ने बोला कि वो कुछ बहुत अच्छा, ज़्यादा भी कुछ अच्छा कर सकती थी इसके साथ, बट एज नो वन सिम्स इंक्लाइंड टू टेक हर, लेकिन चूंकि कोई उसको लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, इंक्लाइंड मतलब कोई भी लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, आई मस्ट एक्ट फ्रॉम अ सेंस ऑफ ड्यूटी, एक्सपेक्ट टू हैव ट्रबल विद द चाइल्ड। तो वो उसका सेंस काम करता है कि वो अपना ड्यूटी को निभाए और चाइल्ड के साथ कुछ ट्रबल नहीं आने दे, फॉर शी इज एन अनडिसिप्लिन्ड थिंग यूज टू हैविंग हर ओन वे, क्योंकि वो एक अनडिसिप्लिन्ड थिंग है, माने वो जो एक ऐसी लड़की है वो कि वो अनडिसिप्लिन्ड है, वो मतलब किसी की बात नहीं सुनती है, शी इज हैविंग हर ओन वे, वो किसी की बात नहीं सुनती है, इसलिए वो अगर कुछ भी उल्टा सीधा करेगी तो उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ट्रबल क्रिएट हो जाएगा, इसलिए उसका सेंस काम करता है कि वो उसको ले जाए। बट नो वन सेड आई विल टेक मैगी, कोई भी नहीं बोला कि वो मैगी को ले जाएगा करके, क्योंकि वो बेड रिडन थी, उसको कौन ले जाएगा, हु विल टेक हर, कौन अपने सिर पे एक ऐसा बच्चा को ले जाएगा जिसका जो खुद ही नहीं उठ सकता है। So pitying glances were cast on her wan and wasted form and thoughts were troubled on her account. अब उसके ऊपर जो है एकदम से पिटिंग ग्लांसेस माने दया की दृष्टि उसके ऊपर जाने लगी, लेकिन उसके ऊपर गिरने लगी दया की दृष्टियां, सब उसको दया की दृष्टि से देखने लगे। हर वैन एंड वेस्टेड फॉर्म, वैन एंड वेस्टेड मतलब पूरी तरह से वेस्टफुल, वो पूरी तरह से वेस्टफुल थी, उसका कोई भी यूज कोई नहीं उठा सकता था, इसलिए उसको कोई नहीं ले जाना चाहता था। वेन एंड वेस्टेड का वेस्टफुल लिख सकते हैं, वेस्टफुल बॉडी लिख सकते हैं। और थॉट्स वेर ट्रबल्ड ऑन हर अकाउंट, और उसके बारे में सब कोई सोच सोच के सबकी जो सोचे थी वो ट्रबल्ड होने लगी, सब दुखी होने लगे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। दे वेर हेल्पलेस, क्योंकि कोई भी एक ऐसा बच्चा को नहीं ले जाना चाहेगा जो कि पूरी तरह से इनवैलिड है और अपंग है। मदर्स brought cast off garments and removing her soiled and ragged clothes dressed her in a clean attire. अब कुछ माएँ जो थी वो आई और कास्ट ऑफ गारमेंट्स, कास्ट ऑफ गारमेंट्स मतलब छोड़े हुए कपड़े जो हम लोग दे नहीं देते हैं किसी को कि भाई चलो मैं इस कपड़े को नहीं पहनती हूँ, कोई गरीब को दे दो, तो ऐसे कास्ट ऑफ गारमेंट्स वो लोग पहनता है, भाई सब गरीब है वहाँ पे, कोई कोई अपना छोड़ा हुआ कपड़ा दे देता है उन लोग को, तो दे पुट ऑन दीज काइंड्स ऑफ गारमेंट्स। सो सी दे ब्रॉट सम कास्ट ऑफ गारमेंट्स, और उसकी जो वो जो डेड मदर थी, वो जो पड़ी हुई थी, उसके सॉइल्ड और रैग्ड क्लोथ्स को खोला गया, मतलब वो मट्टी से सना हुआ और फटे हुए कपड़े को खोल के उसको अच्छा अटायर पहनाया गया, क्लीन क्लीन अटायर पहनाया गया, अटायर मतलब कपड़े, उसको पहनाया गया। और उसके बाद द सैड आईज एंड पेशेंट फेस ऑफ द लिटिल वन टच्ड मेनी हार्ट्स, और उसके बाद बहुत दुखी सब कोई थे, दुखी उनकी आंखें, और पेशेंट फेस मतलब एकदम धैर्य धर के सब वहाँ खड़े थे, और सब कोई को बहुत दुख हो रहा था। एंड इवन नॉक्ड एट देम फॉर एंट्रेंस एंड बट none opened to take her in. So yes, so the sad eyes and a patient face of the little one touched many hearts. वो जो लिटिल वन थी, वो जो मैगी थी, उसके लिए सब कोई को बहुत दुख हो रहा था, और बहुत जो लोग वहाँ खड़े हुए थे उनका जो दिल है जो
वो टच हो रहा था, मैंने टच, दिल का टच होना मतलब उनको कचोट रहा था उनका हृदय कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। इवन नॉक्ड एट देम फॉर द एंट्रांस, और उनका जो दिल है उनको ठकठकाया भी, ठकठकाया कि उसको ले लिया जाए, उसको एंट्रेंस यानी उसको भी एंट्रेंस दिया जाए, उसको भी कोई अपने यहाँ पर घुसने का मौका दे। लेकिन नन ओपन टू टेक हर इन, लेकिन कोई ने भी अपना दिल को नहीं खोला उसको अंदर लेने के लिए, कि उसको भी कोई एक्सेप्ट कर सके, मैगी को भी कोई एक्सेप्ट कर सके, किसी ने भी अपना दिल उसके लिए नहीं खोला। क्यों? सबने कहा कि हु वांटेड अ बेड रिडन चाइल्ड, कौन एक बेड रिडन चाइल्ड को अपने घर पे ले जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से पढ़ेंगे टू टेक हर टू द पुअर हाउस, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।